लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, ये मुख्य रूप से जुड़े हुए जीवन, संयुक्त संप्रेषित अनुभव का एक तरीका है। ये शब्द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक ही नहीं है, बल्कि ये भागीदारी और एक साझा अनुभव भी है। और आज हम इसी भागीदारी के पहले और शायद सबसे अहम कदम पर गहराई से नजर डालेंगे, भारत की चुनावी नामांकन प्रक्रिया। हम द हिंदू अखबार में हाल ही में छपे एक विस्तृत लेख के आधार पर बात करेंगे। ये लेख इस प्रक्रिया की जटिलताओं, इसमें जो समस्याएं हैं और सुधार की क्या संभावनाएं हैं, उन्हें सामने लाता है। और देखिए, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और साथ ही हर जागरूक नागरिक के लिए भी जानकारी बढ़ाने वाली है। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझना कि कैसे लोकतंत्र का ये पहला दरवाजा ही कई बार उम्मीदवारों के लिए, खासकर आम नागरिकों के लिए, एक बड़ी बाधा बन जाता है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। शुरुआत एक हालिया घटना से करते हैं। दादरा और नगर हवेली में नगर पालिका पार्षद के चुनाव थे। एक महिला ने बताया कि उसके पिता का नामांकन पत्र, मतलब नॉमिनेशन पेपर, बिना किसी सुनवाई या स्पष्टीकरण का मौका दिए ही रद्द कर दिया गया। उसका सवाल था, और बड़ा वाजिब सवाल था, क्या चुनाव ऐसे ही काम करते हैं? ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है ना? और सच ये है कि हाँ, कई बार ऐसा ही होता है। तकनीकी खामियों के नाम पर उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो जाते हैं और उन्हें अपनी बात रखने या गलती सुधारने का मौका तक नहीं मिलता। और हैरानी की बात यह है कि कानूनी तौर पर ऐसी अस्वीकृतियां अक्सर वैध मानी जाती हैं। इससे ये गंभीर सवाल उठता है कि क्या भारतीय चुनावी प्रक्रिया का सबसे अलोकतांत्रिक पहलू वोटिंग से पहले ही, यानी नामांकन पत्रों की जांच के चरण में ही सामने आ जाता है? आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो कानूनी बुनियाद है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपी एक्ट 1951, खासकर उसकी धारा 33 से 36 और चुनाव संचालन नियम 1961 में है। धारा 36 जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर यानी वो चुनाव अधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, ये अधिकार देती है कि वो नामांकनों की जांच करें और जो उसे नियमों के अनुसार सही न लगे उन्हें रद्द कर दे। यहीं पर शायद पहली गांठ नजर आती है, ये आरओ को मिली शक्ति, खासकर धारा 36(2) के तहत। उसमें कहा गया है कि आरओ संक्षिप्त जांच करके पर्याप्त चरित्र की खामियों के आधार पर नामांकन रद्द कर सकता है। ये पर्याप्त चरित्र की खामी, मतलब डिफेक्ट ऑफ अ सब्सटैंशियल कैरेक्टर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। ये है क्या आखिर? बिल्कुल। और यही पर्याप्त शब्द आप कह सकते हैं कि सारी समस्या की जड़ है, क्योंकि कानून ये साफ तौर पर नहीं बताता कि कौन सी गलती छोटी है और कौन सी इतनी बड़ी कि नामांकन ही रद्द कर दिया जाए। इसकी कोई स्पष्ट लिखित परिभाषा या गाइडलाइन मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह से आरओ के विवेक पर, मतलब उसकी समझ पर छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि कोई नागरिक चुनाव लड़ पाएगा या नहीं। और अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि उसका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है, तो उसके पास क्या रास्ते हैं? क्या वो कहीं अपील कर सकता है? यहीं पर दूसरी बड़ी समस्या सामने आती है। संविधान का अनुच्छेद 329(b) चुनाव प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने के बाद अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अच्छा, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते बीच में? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि नामांकन रद्द होने के खिलाफ आप तुरंत अदालत नहीं जा सकते। एकमात्र कानूनी उपाय है चुनाव याचिका, जो चुनाव खत्म होने के बाद ही दायर की जा सकती है। बाद में? अरे, तब तक तो चुनाव हो चुका होता है, नतीजा आ चुका होता है और जो नुकसान होना था वो हो चुका होता है। उस स्थिति में न्याय मिलना, आप समझ सकते हैं, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये तो वाकई चिंताजनक है। यानी एक फैसला जो पूरी तरह से एक अधिकारी के विवेक पर आधारित हो सकता है, जिसकी परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है, उस पर चुनाव के दौरान कोई न्यायिक समीक्षा भी संभव नहीं है। हाँ, और यहीं पर इस व्यवस्था के दुरुपयोग की गंभीर आशंका पैदा होती है। ये विवेकाधिकार कानूनी भाषा में लिपटा हुआ अनजाने में या जानबूझकर किसी खास उम्मीदवार या पार्टी को चुनाव से बाहर रखने का एक आसान हथियार बन सकता है। आरओ का फैसला व्यवहारिक रूप से मतदान से पहले किसी भी समीक्षा से परे होता है। क्या इसके हालिया उदाहरण हैं जहां ऐसा होता हुआ दिखा हो? क्योंकि सिद्धांत अपनी जगह है, पर असलियत उदाहरणों से ज्यादा समझ आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे कई मामले हाल के चुनाव में देखने को मिले। उदाहरण के लिए बिहार में एक आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया क्योंकि फॉर्म में कुछ कॉलम खाली छूट गए थे। खाली कॉलम सिर्फ इसलिए? हाँ जी।
फिर सूरत वाला मामला देखिए, एक पूरी लोकसभा सीट बिना किसी मुकाबले के तय हो गई क्योंकि विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन या तो वापस ले लिए गए या उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर पर विवाद के बाद रद्द कर दिए गए। अच्छा। इसी तरह 2019 में वाराणसी में बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि वो चुनाव आयोग से अपेक्षित एक प्रमाण पत्र, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो रात भर में प्रस्तुत नहीं कर पाए। रात भर में? मतलब समय बहुत कम था। जी हाँ। और एक और उदाहरण पश्चिम बंगाल के बीरभूम का है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर, उनका नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि उन्हें सरकार से नो ड्यूज प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिल पाया। ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि अलग-अलग कारणों से, कभी फॉर्म भरने में गलती, कभी प्रस्तावक का मुकरना, कभी सरकारी प्रमाण पत्र में देरी, नामांकन रद्द हो रहे हैं। ये पैटर्न क्या बताता है? क्या प्रक्रिया इतनी जटिल है या फिर इसका इस्तेमाल जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, ये दोनों का मिश्रण हो सकता है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि नामांकन रद्द होने के कारणों, उनके पैटर्न या किस पार्टी के कितने नामांकन किस वजह से रद्द हुए, इस पर कोई केंद्रीकृत सार्वजनिक डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। डेटा ही नहीं है। हाँ, मतलब कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है। ये पारदर्शिता की कमी संभावित दुरुपयोग को छुपाने में मदद करती है। हम ठीक से नहीं जानते कि ये गलतियां ज्यादातर किस तरह की हैं, या कहीं किसी खास समूह या पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा प्रभावित तो नहीं हो रहे। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देता है, जैसे उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक मामलों का पूरा ब्यौरा हल्फनामे में देना अनिवार्य किया गया है। लेकिन क्या इन कदमों का कोई अनपेक्षित नतीजा भी निकला है? हाँ, और ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। जैसा आपने कहा, पारदर्शिता के लिए उठाए गए कदमों जैसे विस्तृत हलफनामे की जरूरत ने अनजाने में नामांकन रद्द होने के लिए और ज्यादा तकनीकी आधार पैदा कर दिए हैं। हलफनामे में अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई, कोई कॉलम खाली छूट गया, तो उसे पर्याप्त खामी मानकर नामांकन रद्द किया जा सकता है। इस सिलसिले में रेसिडेंस इंडिया बनाम चुनाव आयोग 2013 का एक मामला भी है ना? हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वो जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, वो मामला इस विरोधाभास को और गहरा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में माना कि अगर कोई उम्मीदवार हलफनामे में झूठी जानकारी देता है तो उस पर बाद में मुकदमा तो चल सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर उसका नामांकन रद्द नहीं होगा। अच्छा, झूठी जानकारी पर रद्द नहीं होगा? नहीं, नामांकन रद्द तभी होगा जब हलफनामे में जानकारी अधूरी हो, यानी कोई कॉलम खाली छोड़ दिया गया हो। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है लेकिन सारे कॉलम भर देता है तो वो चुनाव लड़ सकता है, पर अगर कोई ईमानदारी से फॉर्म भर रहा है और अनजाने में कोई एक कॉलम खाली छोड़ देता है तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है। ये तो ऐसा हुआ कि सिस्टम अधूरी जानकारी देने को गलत जानकारी देने से भी ज्यादा सख्त सजा दे रहा है। बिल्कुल, ये सिस्टम की एक बड़ी विसंगति है। और सोचिए, कितनी छोटी छोटी चीजें उम्मीदवारी खत्म कर सकती हैं। एक हस्ताक्षर छूट जाना, वोटर लिस्ट का नंबर गलत लिख देना, फॉर्म जमा करने में बस 5 मिनट की देरी हो जाना। 5 मिनट की देरी भी? हाँ, जैसे 3 बजे की डेडलाइन थी और आप 3:05 पर पहुंचे। हलफनामे का कोई कॉलम खाली रह जाना, शपथ लेने में थोड़ी देर हो जाना, या किसी सरकारी दफ्तर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट वक्त पर ना मिलना, ये सब आपकी उम्मीदवारी खत्म कर सकते हैं। और इन सब में सबूत का बोझ किस पर है? क्या आरओ को साबित करना होता है कि खामी पर्याप्त है, या उम्मीदवार को साबित करना होता है कि सब कुछ सही है? सबूत का बोझ पूरी तरह से उम्मीदवार यानी नागरिक पर है। उसे ही साबित करना है कि उसका नामांकन हर तरह से सही है। अधिकारी को बस संक्षिप्त जांच करके कमी बता देनी है। यह संवैधानिक रूप से भी एक पिछड़ी हुई व्यवस्था लगती है। लोकतंत्र में अधिकार साबित करने का बोझ नागरिक पर नहीं, बल्कि अधिकार से वंचित करने वाली संस्था पर होना चाहिए, है ना? सही बात है। और ये सिर्फ उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार, राइट टू बी वोटेड फॉर, का हनन नहीं है। ये हम सबका, यानी मतदाताओं के वोट देने के अधिकार, राइट टू वोट, का भी पूरक है। अगर हमारे पास चुनने के लिए उम्मीदवारी सीमित कर दिए जाएं, तो वोट देने का अधिकार भी तो खोखला हो जाता है। आपने कुछ प्रक्रियात्मक जालों का जिक्र किया था। क्या आप कुछ आम तकनीकी वजह बता सकते हैं जिनसे नामांकन अक्सर फंस जाते हैं? मतलब ये ट्रैप्स क्या हैं? हाँ, कई ऐसे ट्रैप्स हैं, जैसा आपने कहा। एक है शपथ का जाल। उम्मीदवार को नामांकन भरने के बाद और जांच से पहले एक निर्धारित अधिकारी के सामने शपथ लेनी होती है। अगर ये शपथ गलत समय पर ले ली, यानी नामांकन से पहले या जांच के बाद, या गलत अधिकारी के सामने ले ली, तो नामांकन रद्द हो सकता है। समय और स्थान दोनों सटीक होने चाहिए। अच्छा, समय और अधिकारी दोनों? जी हाँ। दूसरा है नोटरीकरण का जाल। फॉर्म 26 हलफनामा, जिसमें संपत्ति,
देनदारियों आदि का ब्यौरा होता है, उसे एक निर्धारित प्राधिकारी जैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर से नोटरीकृत कराना अनिवार्य है। अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो भी नामांकन खतरे में पड़ जाता है। तीसरा और शायद सबसे पेचीदा है प्रमाण पत्र का जाल। उम्मीदवारों को कई तरह के सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं। नगर निगम या बिजली बोर्ड से नो ड्यूज यानी कोई बकाया नहीं है का प्रमाण पत्र, अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो चुनाव आयोग से क्लियरेंस वगैरह। ये प्रमाण पत्र जारी करने वाला हर सरकारी दफ्तर एक संभावित बाधा बन सकता है। जानबूझकर या अनजाने में हुई देरी उम्मीदवार की दावेदारी खत्म कर सकती है। तो जो प्रक्रियाएं शायद कभी पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, वे अब देरी और हेरफेर का हथियार बन सकती हैं। ऐसा लगता है कि नियमों के अक्षरशः पालन, मतलब ब्यूरोक्रेटिक कंप्लायंस को लोकतांत्रिक भागीदारी यानी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पर तरजीह दी जा रही है। क्या दूसरे लोकतंत्रों में भी ऐसा ही होता है? नहीं, कई परिपक्व लोकतंत्रों में नजरिया काफी अलग है। उदाहरण के लिए यूके में रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो उम्मीदवारों को उनके गलतियां सुधारने में मदद करे, बशर्ते वो समय सीमा से पहले हो। वो मदद करते हैं। हाँ, कनाडा में अगर नामांकन में कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए 48 घंटे का अनिवार्य समय दिया जाता है, गारंटीड टाइम। 48 घंटे? ये तो बहुत अच्छा है। जी। जर्मनी में कमी की लिखित सूचना दी जाती है, सुधार का समय मिलता है और फैसले के खिलाफ अपील के भी कई स्तर हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो जल्दी नामांकन दाखिल करने को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिल सके। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि इन देशों में चुनाव अधिकारी एक तरह से सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं, ना कि सिर्फ प्रहरी, सेंटिनल की, जो गलतियां ढूंढकर सजा दें। भारत में भी तो एक चेकलिस्ट प्रणाली है जहां आरओ नामांकन दाखिल करते समय कमियों को बता सकता है। क्या वो मददगार नहीं है? हाँ, चुनाव आयोग की आरओ हैंडबुक में एक चेकलिस्ट प्रणाली का जिक्र है। निर्देश है कि आरओ फाइलिंग के समय ही फॉर्म की जांच करे और जो कमियां मिले उन्हें चेकलिस्ट में नोट करे और उम्मीदवार को बताए। लेकिन समस्या ये है कि इस चेकलिस्ट की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हैंडबुक खुद ये कहती है कि आरओ बाद में स्क्रूटनी यानी जांच के दौरान कोई और कमी पाता है तो उस आधार पर भी नामांकन रद्द कर सकता है, भले ही वो कमी चेकलिस्ट में ना बताई गई हो। अरे, तो फिर चेकलिस्ट का फायदा क्या हुआ? हाँ, यही बात है। तो उम्मीदवार इस चेकलिस्ट पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता और आरओ पर इसे अक्षरशः मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ये पारदर्शिता का एक भ्रम तो पैदा करता है, लेकिन उम्मीदवार को कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं देता। तो अगर मौजूदा व्यवस्था में इतनी खामियां हैं, तो सुधार क्या हो सकते हैं? क्या आरओ की भूमिका को बदला जा सकता है? भूमिका को विवेक यानी डिस्क्रेशन से हटाकर कर्तव्य यानी ड्यूटी की ओर ले जाना होगा। पहला सुझाव यह है कि अगर आरओ को नामांकन में कोई कमी मिलती है तो उसे उम्मीदवार को एक विस्तृत लिखित नोटिस देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। लिखित नोटिस? हाँ, लिखित। इस नोटिस में साफ लिखा हो कि क्या गलती है, किस कानून या नियम का उल्लंघन हुआ है और इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। और सबसे जरूरी, उम्मीदवार को यह नोटिस मिलने के बाद गलती सुधारने के लिए कम से कम 48 घंटे का गारंटीड समय मिलना चाहिए, जैसा कनाडा में होता है। ये तो तार्किक लगता है। गलतियों को सुधारने का मौका तो मिलना ही चाहिए। और क्या खामियों के वर्गीकरण में भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है? क्योंकि अभी तो पर्याप्त खामी की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है। कानून को खुद कमियों को स्पष्ट रूप से 3 श्रेणियों में बांटना चाहिए। पहली श्रेणी तकनीकी या लिपिकीय कमियां, जैसे हस्ताक्षर छूट जाना, हलफनामे में कोई कॉलम खाली रह जाना, स्पेलिंग की गलती, कोई जरूरी प्रमाण पत्र संलग्न न होना। ऐसी कमियों को नामांकन रद्द करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीदवार को इन्हें ठीक करने का मौका दिया जाना चाहिए। मतलब ये छोटी मोटी गलती? जी। दूसरी श्रेणी सत्यापन योग्य मामले, जैसे किसी हस्ताक्षर की प्रामाणिकता पर विवाद, किसी दस्तावेज की सच्चाई पर शक। ऐसे मामलों में नामांकन रद्द करने से पहले एक उचित जांच होनी चाहिए। और तीसरी श्रेणी संवैधानिक या वैधानिक रोक, यानी ऐसी स्थितियां जहां कानून स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकता है, जैसे लाभ का पद, नागरिकता, सजा वगैरह। केवल ऐसी स्थिति में ही नामांकन तत्काल और बिना किसी सुधार के मौके के रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही तीसरा सुझाव यह है कि हर अस्वीकृति आदेश एक तर्कसंगत आदेश यानी रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए।
आरओ को लिखित में स्पष्ट करना होगा कि कमी क्यों पर्याप्त मानी गई, किस सबूत के आधार पर यह निष्कर्ष निकला और क्यों इसे सुधारा नहीं जा सकता। ये सुझाव तो प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बना सकते हैं। आजकल तकनीक का जमाना है। क्या चुनाव आयोग नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई डिजिटल समाधान अपना सकता है? क्या एक ऐसी प्रणाली बन सकती है जो डिजिटल बाय डिफॉल्ट हो? हाँ, ये बिल्कुल संभव है और शायद वक्त की जरूरत भी है। एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा सकता है जो सीधे देश की मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल से जुड़ा हो। ऐसा सिस्टम उम्मीदवार की वोटर आईडी, उम्र, निर्वाचन क्षेत्र जैसी कई जानकारियों को अपने आप सत्यापित यानी ऑटो वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, ऑटो वेरीफाई। हाँ, शपथ लेना, हलफनामा ऑनलाइन जमा करना, प्रस्तावकों का डिजिटल सत्यापन, यहाँ तक कि जमानत राशि का ऑनलाइन भुगतान, ये सब संभव है। और इससे पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी? देखिए, इस सिस्टम में हर नामांकन की पूरी यात्रा, कब दाखिल हुआ, कब सिस्टम ने ऑटो वेरीफाई किया, कब कोई कमी पाई गई और नोटिस भेजा गया, कब उम्मीदवार ने सुधार किया और अंत में कब नामांकन स्वीकार या अस्वीकार हुआ, ये सब टाइम स्टैम्प के साथ एक सार्वजनिक डैशबोर्ड पर लाइव देखा जा सकता है। लाइव? सबके लिए? हाँ, बिल्कुल। अस्वीकृति के कारण भी वहीं दर्ज होंगे। इससे फॉर्म में खाली कॉलम छूट जाने, नाम की स्पेलिंग गलत होने या ऐसी छोटी-मोटी टाइपिंग की गलतियों के कारण नामांकन रद्द होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के इन सब सुधारों का लक्ष्य क्या है? हम कैसी नामांकन प्रक्रिया की ओर बढ़ना चाहते हैं? यानी इंक्लूसिव हो, जहां किसी नागरिक को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करने का बोझ राज्य पर हो, न कि नागरिक पर यह साबित करने का बोझ हो कि उसे क्यों लड़ने दिया जाए। जब कोई नामांकन मनमाने ढंग से खारिज होता है, तो जैसा हमने पहले कहा, 2 मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं: उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदाताओं का अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया का पहला कदम ही इतना जटिल और बाधाओं से भरा न हो। बिल्कुल। चुनाव आयोग को एक ऐसी नागरिक अनुकूल मतलब सिटीजन फ्रेंडली प्रक्रिया विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, जो छोटी-मोटी नौकरशाही चूकों जैसे खाली कॉलम, गलत तरीके से भुगतान, छूटे हुए हस्ताक्षर, वर्तनी की अशुद्धि, नो ड्यूज प्रमाण पत्र में देरी या शपथ लेने में हुई मामूली चूक को उम्मीदवार को चुनावी दौर से बाहर करने का आधार न बनने दे। प्रक्रिया ऐसी हो जो राजनीति का हथियार न बन सके। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये बात साफ उभर कर आती है कि भारत की चुनावी नामांकन प्रक्रिया, जो लोकतंत्र की नींव का पत्थर होनी चाहिए, कई बार खुद ही एक ऐसी दीवार बन जाती है जो भागीदारी को मुश्किल बनाती है। मूल बात यह है कि प्रक्रियात्मक नियम भागीदारी को सुगम बनाने वाले होने चाहिए, न कि उसे रोकने वाले। निश्चित रूप से नियमों की स्पष्टता, अधिकारियों की मददगार भूमिका मतलब फैसिलिटेटर रोल और मानवीय भूलों को सुधारने का एक उचित और गारंटीड अवसर, ये किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अनिवार्य हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही के व्यापक सिद्धांत हैं, जिनके बिना कोई भी लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, यदि नामांकन प्रक्रिया इतनी जटिल, अस्पष्ट और संभावित रूप से बहिष्कृत करने वाली है, तो इसका जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विविधता पर क्या असर पड़ता होगा, खासकर उन व्यक्तियों और समूहों के लिए जिनके पास इन कानूनी दांव-पेचों या नौकरशाही बाधाओं से निपटने के लिए सीमित संसाधन, जानकारी या पहुंच होती है। ये सोचने वाली बात है। अगर आपको आज की ये जानकारी भरी बातचीत उपयोगी लगी, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ।